Hello friends, I welcome you all to my channel. Hope you all are good. So friends, जैसा कि हम जानते हैं उत्तराखंड एलटी एग्जाम्स जल्दी ही अगस्त में होने वाले हैं। तो मैं उसी से रिलेटेड इंग्लिश लिटरेचर की सिलेबस करवा रही हूँ। ठीक है। उस सीरीज में आज मैं टीएस इलियट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज लेके आई हूँ। और इस एमसीक्यूज के थ्रू हम उनकी डिटेल जो उनके ये वर्क है उनके बारे में उनकी थीम उनकी डिटेल या कब वो पब्लिश हुए हैं या किस थीम पे इलियट ने ये पोएम को लिखा है, वो सारी चीजें हम इस एमसीक्यूज के थ्रू ही देखेंगे। ओके, सो वी विल स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन विच इज our first question is Eliot's poem The Hollow Man was published in which year? तो बेसिकली हॉलो मैन जो उनका ये पोएम है कब पब्लिश हुआ था ये हमसे पूछा गया है। देखिए 1922, 1924, 1926 या 1925। ठीक है, देखिए जो ये हॉलो मैन जो वॉक है इनका ये बहुत ही फेमस और एक वेरी ब्यूटीफुल वर्क है। ठीक है उनका। तो उन्होंने बेसिकली इस वर्क को पब्लिश कराया था 1925। ठीक है। सो यस द राइट आंसर विल बी 1925 एंड आई होप आप लोगों को इसका आंसर आता होगा क्योंकि इट्स अ वेरी फेमस पोयम। ठीक है। ये हमारे जो बीए के ये सिलेबस है हमारे कोर्स में भी प्रिस्क्राइब होगा, तो जरूर से आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी होगा। तो देखिए बेसिकली इसमें क्या कह रहे हैं। ठीक है। वो बेसिकली जो इसमें इलियट है वो बताना चाह रहे हैं कि जो अभी के जनरेशन के जो लोग हैं वो क्या हैं, वो स्पिरिचुअली और मोरली एम्प्टी हो गए हैं। हॉलो का मतलब होता है खाली। तो जो अभी इंसान है वो क्या है, वो खाली हो गया है, खाली है वो इंसान। और वो उस इंसान को खाली किस लिए कैसे कह रहे हैं, इस इस तरीके से उसको खाली कह रहे हैं क्योंकि वो जो है इस स्पिरिचुअली मीन्स अध्यात्म के तौर पे और मोरली जो है वो खाली हो गया, वो डिस्कनेक्टेड है अपने आप से और लोगों से। ठीक है। और यही उसका रीजन है कि वो आज का जो मैन है वो खुश नहीं रह पाता है। ठीक है। जो आज के मैन आप देखो, आजकल के मैन जो आप देखोगे वो क्या है, डिस्कनेक्टेड हैं। ठीक है। दे आर नॉट हैप्पी, दे आर ऑलवेज स्ट्रेस, वो वरिड है लाइफ के बारे में। ठीक है। वो एलियट के हिसाब से वो ये सब क्यों है, वो वरिड क्यों है, वो स्ट्रेस्ड क्यों है, क्योंकि वो अपनी जो स्पिरिचुअल ग्राउंड है या स्पिरिचुअल जो हमारी स्पिरिचुअलिटी है उससे वो डिस्कनेक्टेड है। ठीक है। उससे वो सही से कनेक्ट नहीं कर पा रहे। ठीक है। तो दिस इज द बेसिक थीम ऑफ द पोयम द हॉलो मैन। ओके। सो यस, इन 1925 इट वाज पब्लिश्ड। और जैसा मैंने आपको बताया इसमें क्या है, धार्मिक भ्रम, निराशा। अब देखिए जब ये उन्होंने ये वर्क वो लिख रहे थे, जिस एज से इलियट बिलोंग करते थे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को भी देख के आ चुके थे। उसके बारे में भी वो बताते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में कैसे अव्यवस्था हो गई, अव्यवस्था की स्थिति हो गई। ठीक है। उन सारे विषय में, उन सारे सब्जेक्ट पे बेसिकली वो जो हॉलो मैन है वो उस समय के मैन को कह रहे हैं। ठीक है। सो यस, 1925 विल बी द राइट आंसर। अब देखिए जो लास्ट लाइन है जो इनकी ये जो पोएम है हॉलो मैन की, ये यहाँ पर मैंने आप लोगों को दी है। देखिए, दिस इज द वे द वर्ल्ड एंड्स, दिस इज द वे द वर्ल्ड एंड्स, दिस इज द वे द वर्ल्ड एंड्स, नॉट विद अ बैंग बट अ विम्पर। ठीक है। तो ये उनकी लास्ट लाइन है। मे बी एग्जाम में कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि विच इज द वर्क। ठीक है। जिसमें ये आपको लाइंस या किस वर्क की लास्ट लाइन है ये, ऐसा करके आप लोगों से कभी पूछ लिया जाएगा। ठीक है। तो यू हैव टू रिमेम्बर जो उनके ये वर्क है हॉलो मैन, उसमें इन्होंने ये लाइन हमें दी है। ठीक है। सो यस, डी वाज द राइट आंसर, 1925। ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन सेकेंड, विच इज सेइंग इलियट्स एस वेडनेसडे इज अब बेसिकली जो इलियट्स का दूसरा पोयम है ये जो है एस, दूसरा नहीं बेसिकली क्वेश्चन सेकंड हमारा एस वेडनेसडे जो है ये
कैसा पोएम आपका होगा, जैसे पॉलिटिकल पोएम, रिलीजियस पोएम, मिथिकल पोएम, या नन ऑफ दीज? देखिए पॉलिटिकल पोएम तो ये है नहीं, मिथिकल भी नहीं है, तो बी विल बी द राइट आंसर। ओके, रिलीजियस पोएम है, धार्मिक पोएम है। अब देखिए ये पोएम उन्होंने लिखी कब थी, क्यों हम इसको धार्मिक पोएम इलियट की बोल रहे हैं? बेसिकली देखिए जो इलियट थे वो, ही वॉज बॉर्न इन यूएसए, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में उनका जन्म हुआ था, ठीक है। उसके बाद कुछ समय मतलब वी कैन से इन 1927, ठीक है, 1927 में उन्होंने इंग्लैंड की जो है सिटीजनशिप ले ली थी, तो यूएसए से वो वहां से शिफ्ट होके परमानेंटली इंग्लैंड की सिटीजनशिप उन्होंने ली थी, ठीक है। तो उस वक्त वो क्या थे, वो कन्वर्ट हो रहे थे, कन्वर्जन की उनकी ये पोएम है, जब एंग्लिकनिज्म में जब वो कन्वर्ट हो रहे थे, ठीक है, तो वो तब उन्होंने इस पोएम को ऐश वेडनेसडे को लिखी थी। तो बेसिकली उनकी कन्वर्जन पोएम भी हम कह सकते हैं, ठीक है, और उन्होंने लिखी है इसे 1927 में, ठीक है। तो दिस ऑल्सो यू हैव टू रिमेम्बर कि 1927 में उन्होंने ये लिखी है, ठीक है। So yes, in 1927 he wrote this, and ये क्या है कि उनकी ये कन्वर्जन पोएम है, और वो किस में कन्वर्ट हो रहे थे, एंग्लिकनिज्म में जब वो कन्वर्ट हो रहे थे तब उन्होंने लिखा, ठीक है। अब देखिए वो इस ये जो ऐश वेडनेसडे है, बेसिकली हम ये जो वर्ड है या फ्रेज है ऐश वेडनेसडे, ये है क्या? तो देखिए ये क्रिश्चियंस का आप कह सकते हैं कि एक 40 दिन का जो फास्टिंग का जो समय होता है, एक 40 डेज सीजन ऑफ फास्टिंग है, उसकी स्टार्टिंग होती है, ठीक है। लेंट पीरियड जिसे हम कहते हैं, मार्क द बिगिनिंग, जो ऐश वेडनेसडे है वो हमें मार्क करता है, किसकी शुरुआत मार्क करता है, लेंट। और लेंट क्या होता है, 40 डे सीजन ऑफ फास्टिंग, जैसे हमारे यहाँ रमजान होता है, मुस्लिम लोग जो 1 महीने का जो फास्टिंग करते हैं, उसी तरह जो क्रिश्चियंस में है इनमें क्या होता है, ईस्टर से 40 डेज पहले, ईस्टर आने के 40 डेज पहले क्या करते हैं, इनके ऐश वेडनेसडे का ये शुरू होता है। और ये क्या बेसिकली ये होता क्या है, इसमें क्या होता है, ये लोग जो एशेस है पाम ट्री के एशेस को कलेक्ट, उसको बर्न करके अपने जो हेड है उस पे क्रॉस का निशान बनाते हैं, ठीक है। तो और इस इन 40 डेज में वो लोग फास्ट करते हैं, ठीक है, एंड दे कमिट टू नॉट कमिट दिस सिन, ठीक है, पाप नहीं करेंगे या भगवान की भक्ति में अपना मन लगाएंगे। तो ये सारे प्रण वो लोग लेते हैं, ठीक है। तो ये ऐश वेडनेसडे का उनका पीरियड होता है, ईस्टर के 40 डेज पहले का, ठीक है। और इस पीरियड में देखिए वो लोग क्या करते हैं, ठीक है, बेसिकली वो क्या करते हैं, अपनी जो गुनाह है उन्होंने किया है, उसकी वो लोग उसमें माफी मांगते हैं, या उन आगे की जो उनकी लाइफ है उसमें वो आगे और सिन कमिट ना करे और पाप उनसे ना हो, उसके लिए वो लोग प्रे प्रे करते हैं, ठीक है। सो यस, दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऐश वेडनेसडे। बेसिकली इट्स दिस culture, yeah, we can say spiritual following of this Christian community, जिसमें वो लोग ये इस चीज को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब देखिए अ, ये यहाँ पर देखिए मैंने ये पोयम की जो लाइन दी है आप लोगों को, ये एलियट की जो ये पोयम है ऐश वेडनेसडे, उसकी फर्स्ट स्टैंजा है, ठीक है। और देखिए ये आपको याद रखना है बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट, ठीक है, यहाँ इसीलिए मैंने आप लोगों को दिखाया है कि कभी भी एग्जाम में आपसे मे बी 3 लाइन और 4 लाइन या इसमें से कोई एक इम्पोर्टेंट लाइन लेके आपसे पूछ लिया जा सकता है कि ये कौन से वर्क है, इलियड के कौन से वर्क का लाइन है, ठीक है। जैसे है, बिकॉज आई डू नॉट होप टू टर्न अगेन, because I do not hope, because I do not hope to turn, desiring this man's gift and that man's hope. I no longer strive towards such things. Why should the aged eagle stretch its wings? Why should I mourn the vanished power of the usual wing? ठीक है, तो बेसिकली जब क्या है, वो 1927 में जब एंग्लिकनिज्म में वो कन्वर्ट हो रहे थे, ठीक है, तो तब उन्होंने ये पोयम लिखी। तो उसमें वो कह रहे हैं कि मैं, बिकॉज आई डू नॉट
होप टू टर्न अगेन, मतलब मैं दोबारा जो ये कन्वर्ट हो रहा हूँ उसको दोबारा मैं क्या करूंगा, अपनी जो पुरानी लाइफ है उसमें जाने की मैं नहीं उसमें आशा रखता हूँ, मैं नहीं जाऊंगा उस अपने पुराने लाइफ में, मतलब एक बार मैं अपना कन्वर्जन कर रहा हूँ, उसके बाद मैं अपने पुराने लाइफ में जाने की कह सकते हैं कि कोशिश भी नहीं करूंगा, मैं आशा भी नहीं रखूंगा कि मैं अपने पुरानी लाइफ में जाऊं। क्यों? क्योंकि अब मुझे भगवान की तरफ, अपने सैल्वेशन की तरफ, भगवान की भक्ति में अपना मन लगाना है, भगवान के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। मुझे स्पिरिचुअल सैल्वेशन चाहिए, तो मैं इसीलिए भगवान से मोरली और स्पिरिचुअली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसीलिए जो मेरे पास्ट की लाइफ है, मेरे पास्ट के सिन है, उन सब के लिए मैं भगवान से माफी मांगता हूँ, और उस सबसे मैं डिस्कनेक्ट करना चाहता हूँ, मैं दोबारा उसकी तरफ मुड़ के नहीं आना चाहता हूँ, तो इसीलिए वो कह रहे हैं बिकॉज आई डू नॉट होप टू टर्न अगेन, बिकॉज आई डू नॉट होप, ठीक है। तो इसीलिए तो ये लाइन उसको रिमाइंड करके उन्होंने लिखी है, ठीक है। सो यस, दिस इज द फर्स्ट फ्रेज ऑफ दिस पोएम एश वेडनेसडे, यू हैव टू रिमेम्बर इट, ओके। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन थर्ड। इलियट्स फोर्थ क्वार्टर मीन्स विच विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो जो इनका ये वर्क है फोर्थ क्वार्टर, ठीक है, ये इनकी थीम बेसिकली क्या है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए इनका ये जो वर्क है फोर्थ क्वार्टर, इसको हम सेपरेटली देखेंगे अलग वीडियो में, मैं पूरा प्रॉपरली आप लोग को इसके कॉन्सेप्ट को और इसकी थीम को एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। अदरवाइज ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, आगे और भी क्वेश्चंस हैं। तो यस, टाइम एंड इटर्निटी, डेथ या सिविलाइजेशन, या नन ऑफ दीज, तो यस द राइट आंसर विल बी टाइम एंड इटर्निटी। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग को इसके आंसर्स आते हैं, ये मैं यहाँ लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगी कि आप इसके आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। इससे बेसिकली क्या होगा, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ओनली। कैसे? देखिए, आप अगर सिर्फ पैसिवली सुनेंगे ना, तो आप नहीं कनेक्ट कर पाएंगे या नहीं रिमेम्बर, अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसको नहीं रख पाएंगे, और एग्जाम में आप फिर सफर करेंगे। तो बेसिकली इससे आपका फायदा होने वाला है। पाँच 5 मिनट भी नहीं लगने वाले हैं, 2 मिनट्स लगेंगे। इस ऑप्शन को आप, राइट आंसर को आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, ठीक है। इससे आप अपनी मेमोरी रिटेन करेंगे, ठीक है। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ओनली, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आप इसको कमेंट सेक्शन में लिखिए राइट आंसर, ठीक है। टाइम एंड इटर्निटी विल बी द राइट आंसर। अब इसके आगे हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच इज क्वेश्चन 4। विच इज नॉट अ पोएम बाय इलियट। अब बेसिकली कौन सा पोएम इलियट ने नहीं लिखा है, मेरे को वो लगता है कि इसका आंसर आप लोग आसानी से दे पाएंगे। स्टॉपिंग बाय वुड ऑन अ स्नोई इवनिंग, इट्स अ वेरी फेमस पोएम बाय हूम, बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो अब जब फर्स्ट ही ऑप्शन बता रहा है कि ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, तो यही होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। बाकी हॉलो मैन है, इलियट ने लिखा है, टीएस इलियट ने। द फोर पोर्ट्रेट्स, इलियट ने लिखा है, and Ash Wednesday is also written by Eliot. Okay, so yes, A is the right answer. So now moving on to our next question, which is question fifth. The theme of the wasteland is, ठीक है। बेसिकली देखिए ये जो ये wasteland है, one of the most important work कंसिडर किया जाता है किसका, टीएस एलियट का, ठीक है। अब देखिए इसकी थीम आपसे पूछी गई है, प्रोग्रेस ऑफ यूरोप, रूरल लाइफ, डिस्ट्रक्शन, या हॉलोनेस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। तो बेसिकली क्या है इसका थीम, आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए द राइट आंसर विल बी डी, हॉलोनेस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, ठीक है। सो यस, द हॉलोनेस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन मतलब खोखलापन या खालीपन। जैसे उन्होंने एक पोएम लिखी है ना, द हॉलो मैन, वो बता रहा है इंसान कितना खाली है। और वो क्यों खाली है? क्योंकि वो डिस्कनेक्टेड है औरों से, खुद से डिस्कनेक्टेड है, वो कंफ्यूजन में है, वो डिलेमा में है, वो कंफ्यूजन में है, वो कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा है किसी से, तो वो खाली है, इसीलिए उसको बोला गया है खाली, मतलब सेग्रीगेट है वो, ठीक है, ब्रोकन है वो, आइसोलेट है वो, मॉडल मैन जो है, ठीक है। इसीलिए उसको हॉलो बोला गया, खाली, वो स्पिरिचुअली भगवान से नहीं कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी वो
एम्प्टी है, तो इसीलिए उसको हॉलोनेस बोलेंगे। तो यही जो खालीपन है मॉडर्न सिविलाइजेशन का, ठीक है, बस ये दे आर बिजी इन वायलेंस, सेक्सुअल इंडल्जेंस एंड दिस एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, दे आर नॉट कनेक्टिंग टू स्पिरिचुअलिटी, गॉड से उनका कोई भी कनेक्शन नहीं है, दे आर कमिटिंग सिन, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है मॉडर्न जो मैन है उसके बारे में ही द वेस्टलैंड में बताया गया है, ठीक है। देयर इज नो लव, जैसे आप देखेंगे वेस्टलैंड के 5 पार्ट है, उसमें आप स्टोरीज देखिए, जो वुमेन है उसको बस एक चाइल्ड बर्थ करने के पर्सपेक्टिव से देखा जा रहा है, जो एक पार्ट है उसमें। और एक पार्ट में देखते हैं कि आप एक रिच लेडी है, उसको क्या है कि हस्बैंड इज नॉट लविंग हर, खाली उसके पास सारी फैसिलिटीज है, रिचनेस है, मनी है, एवरीथिंग इज देयर विद हर, बट जो लव है दैट इज नॉट गिवन बाय हर टू हर बाय हर हस्बैंड। तो लव नहीं है मॉडर्न सिविलाइजेशन में, ठीक है। इट्स मनी माइंडेड सिविलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन का समय है। तो दिस इज ऑल दी हॉलोनेस और एम्प्टीनेस ऑफ दिस मॉडर्न मैन। तो दैट्स व्हाट द वेस्टलैंड इज टेलिंग अस, ठीक है। सो यस, देखिए यहाँ पर लाइन आप देखिए, इसका जो ओपनिंग लाइन है, ठीक है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको प्लीज रिमेम्बर कीजिए, ठीक है। और एग्जाम में मे बी इट विल बी सीन, ओके। सो यस, अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ, breeding relax out of the dead land, mixing memory and desire, stirring dull roots with spring rain, ठीक है। तो अप्रैल को वो क्रूलेस्ट मंथ बोल रहे हैं लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, जैसे नए फूल पत्ते उगते हैं ना, जो डेड लैंड होते हैं उसको चीर के, आप कह सकते हैं फाड़ के, उसमें से नए पौधे उग रहे हैं नए, तो उसको बेसिकली ट्रूलेस्ट मंथ बोल रहा है अप्रैल को, ठीक है। आप देखिए वेस्टलैंड का पब्लिश हुआ था, ठीक है। इसका कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा फ्रेंड, 1922 में हुआ था, ठीक है। सो यस, 1922। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से एक चीज और कहना चाहूंगी कि अगर आप लोग नए नए हैं इस वीडियो में, या आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो, तो प्लीज लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब द चैनल, सो दैट आई विल फील मोटिवेटेड, ठीक है। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है। सो यस, 1922 में द वेस्टलैंड वाज पब्लिश, ठीक है। फर्स्ट तो ये पब्लिश हुआ था यूनाइटेड किंगडम में, द क्राइटेरियन, जो जिसके एडिटर तो खुद टीएस इलियट थे। उसके बाद यूएसए में इसको द डायरी में पब्लिश किया गया था, ठीक है। अब इसमें वेस्टलैंड की बात करें, देखिए कितनी लाइन है, 434 लाइन की ये पोएम है। दिस ऑल्सो यू हैव टू रिमेम्बर, 434, ओके। सो 434 लाइन, और थीम मैंने बता ही दी, द ब्रोकननेस, ठीक है, लॉस एंड आइसोलेशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, ठीक है। फेमस फ्रेज आप देख रहे हैं सामने, अप्रैल द क्रूएस्ट मंथ। इसके अलावा एक और फ्रेज मैं आपको बताती हूँ, आई विल शो यू फियर इन अ हैंडफुल ऑफ डस्ट, ठीक है। तो ये सारे इसके फ्रेज है, 5 पार्ट्स है द वेस्टलैंड में। फर्स्ट पार्ट इज द बरियल ऑफ द डेड, आफ्टर दैट इज अ गेम ऑफ चेस, आफ्टर दैट इज द फायर sermon, उसके बाद है डेथ बाय वाटर, एंड द लास्ट वन इज द व्हाट द थंडर से, ठीक है। So yes, this these was the were the 5 part of the wasteland, ठीक है। So now moving on to next question, which is question 6th. Which of the following is not a contemporary of Eliot? I hope it's a very easy question, ठीक है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो सकते हैं, हो सकते हैं। इजरा पाउंड बेसिक डेफिनेटली हो सकते हैं, उन्होंने तो ये वेस्टलैंड को एडिट किया था, ठीक है, उनको पब्लिश करने में हेल्प की थी। पीबी शेली, पीबी शेली भी होंगे, क्योंकि ये जो इलियट थे वो पीबी शेली से इंस्पायर भी थे, उनके वर्क से इंस्पायर थे, वो रिवोल्यूशनरी आइडियाज के, पीबी शेली के रिवोल्यूशनरी आइडियाज थे, वो इंस्पायर भी थे। तो विलियम शेक्सपियर फ्रेंड्स होगा राइट आंसर, ठीक है। विलियम शेक्सपियर कहाँ, 1534 1516 के समय के, और ये कहाँ, अभी के यहाँ पर है, 1888 बॉर्न है, ठीक है। 26 सितंबर 1888 में इनका जन्म हुआ है, ठीक है। तो देखिए इनकी थोड़ी सी बायोग्राफी देखते हैं हम लोग। थॉमस स्टर्न इलियट्स इनका नाम है फुल, मे बी आस्क्स इन एग्जाम। बॉर्न इन सेंट लुइस मिसरोई, 1888, ठीक है। यहाँ लिख लीजिएगा आगे, 26 सितंबर, 26 सितंबर, ठीक है। 26 सितंबर 1888,
ठीक है, देखिए ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ही वाज ग्रेजुएटेड जस्ट बिफोर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, ही लेफ्ट द यूएस टू लिव इन लंदन, ठीक है। फ्रेंड एंड कॉन्टेम्पररी ऑफ इजरा पाउंड, देखिए जो इजरा पाउंड के जो है काफी क्लोज फ्रेंड थे और कॉन्टेम्पररी भी थे। पाउंड कॉल्ड हिम इलियट, पाउंड कॉल्ड इलियट, पाउंड कॉल्ड इलियट पोसम, पॉशम, मे बी पॉशम, ठीक है, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, बट मे बी इट्स पॉशम, ठीक है। अब देखिए इनकी डेथ कब हुई थी, 1965 में, ठीक है, तो 1965 में ही वॉज डाइड। So yes, D will be the right answer. ठीक है, he is the Mr. Handsome, Mr. T.S. Eliot. ठीक है. So yes, moving on to the next question, which is question 7. Eliot's After Strange Gods was published in. ठीक है. तो इनका वर्क है आफ्टर स्ट्रेंज गॉड, ये कब पब्लिश हुआ था, देखिए 1936, 1935, 1934 या 1937। सो यस, द राइट आंसर विल बी आफ्टर स्ट्रेंज गॉड, जो है पब्लिश है वो 1934 में हुआ है, ठीक है। सो यस, 1934 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। इफ यू लाइकिंग द वीडियो फ्रेंड, आई विल सजेस्ट यू कि आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। So I will definitely bring more videos for you, which will be very helpful for you, okay, for your upcoming exams. Okay, so now moving on to the right answer is 1934। बाकी बात करें आफ्टर स्ट्रेंज गॉड्स की, तो ये जो है क्या है, ये ऐसे है और एडेप्ट कहाँ से किया गया है, ये स्पीच दी गई थी एलियट के द्वारा, ठीक है, जब वो यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया गए थे 1933 में। तो बेसिकली जब 1933 में 1933 में यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया से जब उन्होंने एक स्पीच दी थी, किसने स्पीच दी थी, इलियट ने, टीएस इलियट ने एक स्पीच दी थी, और उन्हें क्या डिस्कस किया था, आर्ट, मोरालिटी और कॉन्टेम और इस उनके जो कॉन्टेम्पररीज थे उनको डिस्कस किया था, तो उस पे ही ये जो वर्क है ये आफ्टर स्टेज गॉड रिलेटेड है, ठीक है। तो स्पीच गिवन बाय इलियट्स इन द यूनिवर्सिटी ऑफ Virginia. So right answer will be C, 1934. In wasteland, dry bones signifies. तो बेसिकली पूछ रहा है जो वेस्टलैंड है उसमें ड्राई बोन्स का मतलब क्या है, ठीक है, पोएम में ड्राई बोन्स का मतलब क्या है, स्पिरिचुअल डेथ, फिजिकल डेथ, मेंटल डेथ और नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर विल बी स्पिरिचुअल डेथ, ठीक है। सो यस, स्पिरिचुअल डेथ इज द राइट, ड्राई बोन्स मीन्स स्पिरिचुअल डेथ, ठीक है। So yes, A will be the right answer. ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, A is the right answer. ठीक है, now moving on to our next question, which is question 9, which is saying, ठीक है, Elias scared the sacred wood consist of। तो बेसिकली जो ये उनका इनका जो वर्क है द सैक्रेड वुड, इसमें कितने एसेज हैं आपसे पूछ गए हैं, ठीक है। तो बेसिकली फ्रेंड ये 20 एसेज का एक वर्क है, ठीक है, एंड कलेक्शन ऑफ 20 एसेज है ये। ए विल बी द राइट आंसर। बेसिकली जो ये सैक्रेड वुड है ये 1920 में पब्लिश किया गया था, ठीक है, 1920, ठीक है। So yes, 1920 में it was published and it consists of 20 essays, ठीक है। अभी बातें करते हैं, टॉपिक includes Eliot's opinion on many literary works and authors including Shakespeare's play Hamlet and poets Dante and Blake। तो इसमें क्या है, बेसिकली इलियट्स ने अपने ओपिनियन दिए हैं लिटरेरी वर्क पे, किसके वर्क पे, ऑथर्स के जो लिटरेरी वर्क है उन पे इन्होंने ओपिनियंस दिए हैं। और बेसिकली कौन कौन से ऑथर है, एक दो ऑथर जिसके नाम जैसे देखिए शेक्सपियर का जो हैमलेट वर्क है, ठीक है,
उस पे उन्होंने क्रिटिसिज्म लिखा है, एक वर्क लिखा है उसको क्रिटिसाइज करने के लिए, जिसका नाम है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। आपको लोगों को इफ यू आर इन टच ऑफ दिस टॉपिक हैमलेट, तो आपको पता होगा हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम किसने लिखा है, टीएस इलियट ने लिखा है, ठीक है। सो यस, दिस वाज द वर्क जिसमें उन्होंने ऑथर्स को, उनकी लिटरेरी वर्क्स को क्या किया, अपने ओपिनियंस दिए उसमें, ठीक है। एक तो उसमें हैमलेट का वर्क हो गया, ये शेक्सपियर के हैमलेट हो गया। फिर जो पोएट डांटे थे, विलियम ब्लेक थे, उनके ऊपर भी उन्होंने ओपिनियंस दिए, ठीक है। और ये किस में है, ये उनके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोज वर्क है, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, ठीक है, वो उसका पार्ट है ये, ठीक है। ये सेक्रेड वुड है, ये उसका पार्ट है, द ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, ठीक है। सो यस, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन इज इलियट was a renowned editor ऑफ द मैगजीन नेम। तो देखिए वो एडिटर थे, और कौन सी मैगजीन थी, द क्राइटेरियन, ठीक है। और वो कब से कब तक थे, इनके एडिटर, ये बेसिकली पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए राइट आंसर इज व्हाट, आइदर द राइट आंसर इज 1921, 1938, या 1923, या 1939, 1923 से लेके 1939, या 1939 से लेके 1943। सो यस, यू हैव टू गिव द राइट आंसर कि कब से कब तक वो इस एडिटर, इस मैगजीन के एडिटर रहते, या डी आंसर विल बी नन ऑफ दीज, ठीक है। सो द राइट आंसर विल बी व्हाट, द राइट आंसर विल बी व्हाट, इफ यू नो द आंसर, ठीक है, राइट इन द कमेंट सेक्शन फ्रेंड्स। सो यस, द राइट आंसर इज 1923 से लेके 1939 तक, ठीक है। सो ये 1923 से लेके 1939 तक जो ये क्राइटेरिया, जो क्राइटेरियन मैगजीन है, उनके एडिटर ये रहे हैं 1923 से 1939 तक, ठीक है। सो ये 11th we will see 11th क्वेश्चन, द वेस्टलैंड मैडम सोसोस्ट्रेस वॉज, तो देखिए वेस्टलैंड हमने पीछे पढ़ा कि 1922 में पब्लिश हुआ था, इसका थीम हॉलोनेस ऑफ द मॉडर्न सिविलाइजेशन है, ठीक है। और इसमें 434 लाइंस है, तो बेसिकली इसमें पूछा गया, तो ये कैरेक्टर है मैडम सोसोस्ट्रेस, वो क्या है, ये फॉर्च्यून टेलर है, रिलीजियस वुमेन है, नन है, या नन ऑफ दीज है। तो अगर आप, उन्होंने आपने वेस्टलैंड पढ़ी है, तो यू मस्ट बी अवेयर दैट कि शी इज अ फॉर्च्यून टेलर, ठीक है, भविष्य बताने वाली है वो। तो यस, शी इज फॉर्च्यून टेलर, ठीक है। सो यस, द राइट आंसर इज ए। सो नाउ 12th क्वेश्चन, इन इलियट्स पोएट्री रोज द सिंबल, तो बेसिकली ये जो इलियट्स की पोएट्री है, रोज किसका सिंबल है, ये आपको बताना है। ब्यूटी का सिंबल है वर्जिन मैरी, या क्रिश्चियन चर्च, या डी बोथ, बी एंड सी। तो द राइट आंसर विल बी डी बोथ, बी एंड सी, वर्जिन मैरी और क्रिश्चियन चर्च के सिंबल है ये रोज, ठीक है। दिस यू हैव टू रिमेम्बर। 13th क्वेश्चन, इन इलियट्स पोयम विंटर इज द सिंबल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो बेसिकली जो इनके पोयम्स है, विंटर किस चीज का सिंबल होता है। तो यस, द राइट आंसर इज ए, डेथ, ठीक है। रीबर्थ नहीं होता, बैरननेस नहीं होता, तो यस, द डेथ विल बी द राइट आंसर, डेथ इनके सिंबल होते हैं विंटर का। 14th क्वेश्चन इज इलियट्स लिटरेरी एसे ऑन पोएट्री एंड पोएट्स वाज पब्लिश इन विच ईयर, जो इनका लिटरेरी एसे है पोएट्री एंड पोएट्स, वो कब पब्लिश हुआ था, ये आपको बताना है। सो यस, द राइट आंसर विल बी व्हाट, 1957। पोएट्री एंड पोएट्स कब पब्लिश हुए हैं, 1957, ओके, 1957। इलियट्स यूज रेन एज अ सिंबल ऑफ विच, रेन किस चीज का सिंबल है, स्पिरिचुअल रीबर्थ, वाटर, प्लेजर, नन ऑफ दीज। तो यस, ए इज द राइट आंसर। जो रेन है वो स्पिरिचुअल रीबर्थ, मतलब जो स्पिरिचुअलिटी को हमने लूज कर दिया, भगवान के साथ अपना कनेक्टनेस, उनको, उनके साथ अपना जो विश्वास है वो जो हमने लूज किया है, तो रेन हमें बेसिकली उस चीज को रिवाइव करने के लिए, रीबर्थ, हमारा जो स्पिरिचुअल रीबर्थ है उसके लिए वो सिंबलाइज करता है, ठीक है। सो यस, 16th क्वेश्चन, विच पीरियड ऑफ इलियट्स पोएट्री इज नोन एज पीरियड ऑफ इलियट्स क्रिश्चियन पोएट्री, तो बेसिकली पूछ रहा है कौन से फेज में
इलियड्स के कौन से फेज को उनके क्रिश्चियन पोएट्री का फेज बोला गया? फोर्थ पीरियड, सेकंड पीरियड, फर्स्ट पीरियड या नन ऑफ दीज? देखिए जो उनके 5 फेज है या पीरियड है ना उनके लिटरेरी वर्क के, तो उसमें से जो फोर्थ पीरियड है ना, जब वो एंग्लिकलिज्म में कन्वर्ट कर गए थे, ठीक है, 1927 में, तो उनका फोर्थ पीरियड था। इसकी इसी पीरियड को क्रिश्चियन पीरियड या क्रिश्चियन पोइट्री के पीरियड बोला गया है, ठीक है। तो यस, फोर्थ विल बी द राइट आंसर। 17 क्वेश्चन इज व्हाट इज द फर्स्ट फेज ऑफ इलियड्स पोएट्री? जैसे मैंने आपको बताया इलियड्स के 5 फेज थे पोएट्री के, तो इसमें से आपके फर्स्ट फेज पूछा जा रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी व्हाट, सी, 1905 से लेके 1909 को हम उसके फर्स्ट फेज पोइट्री के फर्स्ट फेज बोलते हैं। और फर्स्ट फेज में बेसिकली वो क्या थे, उनके जो जुवेनाइल मतलब उनके जो एडोलसेंस का पीरियड था उनका, जब वो स्कूल में होंगे, तो उस पीरियड को बोला गया फर्स्ट फेज, 1905 से 1909 में, इन विच ही पब्लिश सम पोएम्स इन सेवरल कॉलेज एंड स्कूल मैगजीन, ठीक है। तो कॉलेजेस में या स्कूल मैगजीन्स में जब वो पब्लिश करते थे, वो उनका फर्स्ट फेज था, ठीक है। सो 1905 टू 1909 विल बी द राइट आंसर। So now we will see our 18th question, which is व्हाट इज द फोर्थ फेज ऑफ इलियड्स पोएट्री? तो बेसिकली फोर्थ फेज कौन सा था? जैसे मैंने अभी पीछे क्वेश्चंस में आपको बताया था कि जो कौन से पीरियड है जिसमें क्रिश्चियन पोएट्री का पीरियड बोला गया, तो फोर्थ फेज था ना आंसर उसका। देखिए ये जो फोर्थ फेज है जो 1925 से 1935 तक रहा है, इसी पीरियड को उनको क्रिश्चियन पीरियड भी बोलते हैं, ठीक है। क्रिश्चियन पीरियड इसलिए बोलते हैं बिकॉज देखिए ऐश वेडनेसडे, जब उनका कन्वर्जन हुआ, ठीक है, वो वाला पीरियड जब वो क्रिश्चियनिटी के एंग्लिकलिज्म में कन्वर्ट हो रहे थे, तो ये उनका पोएम क्रिश्चियन से रिलेटेड है, ठीक है। जर्नी ऑफ द मैगी, दिस इज ऑल्सो अ क्रिश्चियन पोएट, ठीक है, माइथोलॉजी से कनेक्टेड है ये भी, ठीक है। चोरस फ्रॉम द रॉक, ठीक है। सो यस, this these are the 3 poems which are connected to the fourth phase of the Iliad's poetry, ठीक है। सो यस, 1925 से लेके 1935 is the right answer, A is the right answer। Now we will see our next question, which is question 19th। What is the second phase of Iliad's poetry? Iliad's की पोएट्री का सेकंड फेज कौन सा है? देखिए सेकंड फेज है जो 1909 पे फर्स्ट फेज खत्म हुआ था ना, तो 1909 से लेके 1907 तक ये इसका सेकेंड फेज था। देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैं फेज दिखा रही हूँ ना आपको, ये इसमें इन फेजेस में इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क है, ये आप लोग को रिमेम्बर, आपको अच्छे से याद करना है, बिकॉज डायरेक्टली आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाइक पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी कौन से फेज से बिलोंग करता है, या जो इलियड्स के कौन से फेज, फर्स्ट सेकेंड फोर्थ, कौन से फेज में उन्होंने ये वर्क लिखा था, ठीक है। तो ये दिस यू हैव टू रिमेम्बर। जैसे द लव सॉन्ग ऑफ J. Alfred Prufrock ये इनके सेकंड फेज का है, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी ये इनके सेकंड फेज, प्रिलूड्स उन्होंने वो लिखा हुआ है अपने सेकंड फेज में, ठीक है, 1909 से लेके 1907 तक, ठीक है। सो यस, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज क्वेश्चन 20th। व्हाट इज द थर्ड फेज ऑफ इलियड्स पोएट्री? बेसिकली थर्ड फेज कौन सा है उनकी पोएट्री का, ये आपको बताना है। तो 1918 से लेके 1925 इज द राइट आंसर, ठीक है। 1918 से 1925 की जो उनके वर्क है वो उनके थर्ड फेज में आते हैं। और इनके इम्पोर्टेंट वर्क देखिए, जेरोनेशन हो गया, द वेस्टलैंड जो भी हम देखते हैं, जो उनके बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा फेमस वर्क है उनका, द वेस्टलैंड, द हॉलो मैन, कुकिंग एग, ये सारे, ये थर्ड फेज के वर्क है, ठीक है। ये सारे आप रिमेम्बर, याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है। इसको नोट्स में लिख लीजिए या आप अपने इसको लर्न कर लीजिए, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू याद, टू लर्न दी फेजेस ऑफ द वर्क इन विच फेजेस इट वाज रिटन, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इट विल मोटिवेट मी टू वर्क फर्दर, ओके। सो यस, little support is expected from all of you। So yes, C is the right answer, 1918 से 1925 तक, ठीक है। सो ये नाउ मूविंग ओवर टू द लास्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन 21st, विच वाज रिटन ड्यूरिंग द
फिफ्थ फेज ऑफ इलियड्स पोएट्री। तो बेसिकली देखिए इलियड्स की पोएट्री का फिफ्थ फेज पूछा। देखिए फ्रेंड मैं पहले इसमें 20 क्वेश्चन ही रखने वाली थी, मगर क्या है, इसका एक फेज गायब हो जाता। 5 फेजेस है ना इलियड की पोएट्री के, 4 फेजेस ही हो रहे थे, बट मुझे पूरे 5 फेजेस आपको देने थे। पूरे जो उनके 5 फेजेस हैं उनकी इंपॉर्टेंट वर्क मुझे आपको प्रेजेंट करने थे, इसीलिए मैंने इस पे 21st क्वेश्चन कर दिया। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, हमें तो कुछ एक्स्ट्रा ही जानने को मिला है, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। देखिए बेसिकली आपसे पूछ रहा है फिफ्थ फेज में कौन सी पोएट्री लिखी हुई है। तो द ड्राई सैलवेजेस, कुकिंग एग, प्रिल्यूड्स, ये सारे भी वर्क जो है ये एलियट से लिखे हैं, ये सब आप अपने माइंड में रखिएगा। मे बी आपसे आइडेंटिफाई करने के लिए पूछ लिया जा सकता है कि कुकिंग एग किसका वर्क है, प्रिल्यूड्स किसका वर्क है, या द ड्राई सैलवेजेस क्या इलियट ने लिखा है नहीं लिखा है, ऐसे करके भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो यस द फिफ्थ फेज का जो इसमें वर्क हम देखते हैं यहाँ पर नीचे, ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, द ड्राई सैलवेजेस, ये हमारे फिफ्थ वर्क में उन्होंने, फिफ्थ फेज में उन्होंने लिखा है, जो कि है 1941 में। अब देखिए फिफ्थ फेज कब था, कब से कब था, 1935 से 1943 का जो उनका फेज है वो उनके फिफ्थ फेज में कंसिडर करेंगे। ठीक है, बाकी इनके वर्क देखिए, 4 पोर्ट्रेट्स, बॉन्ट नॉर्टन 1935 में लिखा है, ईस्ट कुकर 1940, ड्राई सेल्वेजेस तो 1941 हो गया, लिटिल गिडिंग 1942। ठीक है, सो यस दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन। नाउ वी विल सी सम इम्पोर्टेंट या मेजर प्लेस रिटन बाय इलियट। ठीक है, तो इनके ये प्लेस भी आप प्लीज याद रखिएगा। आप लोगों, मैंने बताया आइडेंटिफाई करने के लिए भी पूछा जा सकता है। ठीक है, डायरेक्ट। सो ये मर्डर इन द कैथेड्रल इनकी मेजर प्लेस है, में से एक है। द फैमिली रियूनियन है, द कॉकटेल पार्टी, द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क, द एल्डर स्टेट्समैन। ठीक है, तो ये वॉक इनके प्लीज प्लीज से याद रखिएगा। ठीक है, इट मे बी आस्किंग यू एग्जाम। ठीक है, ये इनके प्लेस है, पोएम्स नहीं है। ठीक है, इनके ये वर्क एंड प्लेस है, तो दिस ऑल्सो यू हैव टू रिमेम्बर। अब देखिए इनका एक मैंने एक कोट लिया है जो कि वेस्टलैंड से ही है, आई विल शो यू फियर इन अ हैंडफुल ऑफ डस्ट। मैंने बेसिकली ये डाला है कि ऐसे करके मे बी आप लोग को ये याद रहे पिक्चर देख के। ठीक है, मे बी एग्जाम में आप लोग से पूछ लिया जाए ये कोटेशन किसने लिखा है, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, सो लिटिल इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो कहते हैं ना, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। तो बस ये डेंजरस हमें एग्जाम में साबित हो सकता है, अगर हमें ये पता ना हो, लिटिल नॉलेज अगर हमारे पास नहीं होगी तो हमारे एग्जाम में डेंजरस हो सकती है हमारे लिए, इसीलिए मैंने ये छोटा सा ये फ्रेज इसमें डाल दिया है। ठीक है, सो फ्रेंड मैं ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। मैं इसमें आप लोगों के लिए 2021 क्वेश्चंस लेके आई थी जो कि इलियट से रिलेटेड है, काफी इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने क्वेश्चन ही कराए हैं इससे रिलेटेड, मैंने आप लोग को उनके थीम्स, उनके और भी वर्क्स की भी इंफॉर्मेशन दी है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। इट विल बी वेरी हेल्पफुल एंड वेरी मोटिवेटेड फ्रॉम योर साइड। ओके, फॉर मोर वीडियोस ऑल्सो, अगर आप और वीडियोस में आप लोग को लेके आऊंगी इसी सीरीज में, सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू आल्सो। ठीक है, सो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ने से ही आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, जितनी आप मेहनत करेंगे, जितने लगन से आप पढ़ेंगे, जितना हार्ड वर्क कहते हैं ना, 100 नहीं 200% जितना आप देते हैं अपने एग्जाम्स के लिए, तो वही आपकी तैयारी क्या करेगा, वही आपको एग्जाम क्लियर करवा के दिलाएगा। ठीक है, सो यस कीप बी मोटिवेटेड, कीप लर्निंग एंड बी हैप्पी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। सो टिल देन बाय, थैंक यू।